कहानी है महाराष्ट्र के विदर्भ जिले की। विदर्भ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमेशा सूखा पड़ा रहता है। यहाँ के किसानों का जीवन हमेशा संकट में ही रहता है, क्योंकि ना उनके पास पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए अनाज। इन्हीं किसानों में से एक थे तुकाराम गायकवाड़, जिनके पास बहुत बड़ी जमीन तो थी, लेकिन सूखे के कारण सिर्फ छोटी सी जमीन ही उपजाऊ थी। तुकाराम गायकवाड़ की एक ही बेटी थी, पूनम, जिसे वो रोज स्कूल छोड़ने जाते थे। बाबा, आप मेरे को रोज स्कूल क्यों ले जाते हो? मेरी बाकी सहेली घर पर रहकर अपनी माँ का हाथ बटाती है और एक मैं हूँ जो सब लड़कों के साथ स्कूल जाती हूँ। क्या मैं एक लड़का हूँ? धत पगली, क्या स्कूल सिर्फ लड़के जाते हैं? और मैं तेरे को रोज स्कूल पढ़ने ले जाता हूँ ताकि तू पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बने। बड़े अफसर क्या करते हैं? वो बड़े बड़े ऑफिस में बैठते हैं, काम करते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और बंगले भी। वो खेती नहीं करते क्या? नहीं, भला वो खेती क्यों करेंगे? तो मुझे बड़ी ऑफिसर नहीं बनना। वो क्यों? क्योंकि मुझे तो खेती करनी है। धत पगली, चल तेरा स्कूल का समय हो गया है, जा स्कूल जा। पूनम को बचपन से ही पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। वो अक्सर पेड़ लगाया करती थी और उसका ये प्यार उसके बड़े होने पर भी जारी था। आज पूनम 10वीं पास हो गई थी और तुकाराम जी बहुत खुश थे। वो पेड़े लेकर घर पर आए। अब मेरी बेटी बड़ी ऑफिसर बनेगी। अच्छा, ये बता, तू इंजीनियर बनेगी या डॉक्टर? बाबा। अरे बेटा पूनम, बोलना, क्या बनेगी, इंजीनियर या डॉक्टर? बाबा, मुझे कृषि वैज्ञानिक बनना है। क्या कृषि वैज्ञानिक? क्या रखा है इस कृषि विज्ञान में? मैंने सोचा था तू डॉक्टर बनेगी, लोगों का इलाज करेगी और मेरी छाती चौड़ी हो जाएगी, लेकिन ना जाने तुझे क्या लगाव है इस खेती से। तुकाराम जी वहाँ से गुस्से में निकल गए। पूनम की माँ ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन खेती के लिए उसका प्यार अटूट था। वो आगे पढ़ने के लिए ट्रेन में बैठने ही वाली थी। पूनम बेटा, क्या रखा है इस खेती में? देख, किसानों की हालत देख। मैं चाहता हूँ कि तेरी जिंदगी अच्छी बीते, तेरे पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो और सब कुछ हो जो मेरे पास नहीं है। कृषि वैज्ञानिक बनकर तू क्या करेगी? आपके जैसे गरीब किसानों के सपने पूरे करूंगी। आप सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे हो और मैं ये चाहती हूँ कि विदर्भ के सारे किसान खुशी से रहे, किसी का भी जीवन गरीबी में ना गुजरे। फिर पूनम की ट्रेन छूट गई और वो पुणे के लिए निकल गई। उसने पुणे में एक कॉलेज में एडमिशन लिया। पूनम दिन रात खेती और पौधों के बारे में पढ़ती रही और आखिर 5 साल पढ़ाई करने के बाद वो दिन आ ही गया जब पूनम एक कृषि वैज्ञानिक बनी। उसकी मेहनत और लगन से उसे सरकारी ऑफिसर की नौकरी भी मिल गई और फिर पूनम अपने गांव वापस लौटी सरकारी गाड़ी में, वो भी विदर्भ की कृषि ऑफिसर बनकर। और अब तुकाराम जी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया। पूनम ने विदर्भ की प्रगति के लिए बहुत अच्छे तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पूनम ने किसानों में हाइब्रिड बीजें बांटी जो विदर्भ की तेज गर्मी और पानी के लिए ही बनी थीं। कुछ ही महीनों में जो खेत हमेशा बंजर होते थे, वहाँ फसलें लहराईं, सब्जियाँ दिखने लगीं। सभी लोग पूनम की प्रशंसा कर रहे थे।
अब लोग तुकाराम जी के पैरों में गिरकर उनका धन्यवाद कर रहे थे। ये देखकर तुकाराम जी की छाती चौड़ी हो गई कि आज उनकी बेटी की वजह से उन्हें इतना सम्मान मिल रहा था। तो बच्चों, इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि कोई भी करियर छोटा या बड़ा नहीं होता, और अगर हमें किसी चीज से प्यार हो तो उस पर डटे रहना चाहिए। जैसे पूनम के पेड़ों के प्यार ने उसे कृषि वैज्ञानिक बनाया, जिसने पूरे विदर्भ की जिंदगी बदल दी। भीमपुर नाम के गांव में बलदेव नाम का एक किसान रहा करता था। बलदेव के पास एक छोटा सा खेत था, जो गांव के एक लाला जी के पास गिरवी था। बलदेव के परिवार में उसके अलावा सिर्फ उसकी बेटी मीना थी। मीना बहुत ही खूबसूरत थी। बलदेव 3 महीने खेतों में कड़ी मेहनत करके फसल उगाया करता था। फसलों के कट जाने के बाद उनसे मिले हुए पैसे वो 3 हिस्सों में बांट दिया करता था। ये लाला जी का ब्याज, ये हमारे राशन का, और ये मीना की शादी के लिए। और हर बार की तरह लाला खुद ब्याज लेने पहुंच जाया करता था। बलदेव, अरे ओ बलदेव, आया लाला जी। पानी लीजिए लाला जी। लाला की नजर मीना पर पड़ी और वो कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गया। पानी लीजिए। हाँ हाँ, ये लीजिए लाला जी, आपका ब्याज। लाला ने पैसे ले लिए और उन्हें गिनने लगा। वैसे बेटियां बड़ी हो गई हैं, इसके ब्याह का कुछ सोचा या नहीं? उसी की खोज में लगा हूँ, देखते हैं जल्दी कोई उचित लड़का मिल जाएगा। पैसा बराबर है, मैं चलता हूँ। लाला अपने घर पहुंचा और उसके दिमाग में अभी भी मीना का चेहरा ही घूम रहा था। वक्त बीतता गया और बलदेव ने नई फसल की शुरुआत की। वो हमेशा की तरह खेतों में मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार मौसम ने उसका साथ नहीं दिया। जब वो खेत जोतने ही वाला था, तब तेज बारिश शुरू हुई और उसके खेत पानी में डूब गए। कई दिनों तक बारिश रुकी नहीं और उसकी बनी बनाई फसल खराब हो गई। बलदेव और मीना फसल का ये हाल देख रोने लगे। और हमेशा की तरह अगले दिन लाला अपने पैसे लेने बलदेव के घर पहुंचा। बलदेव, ओ बलदेव। जी लाला जी, वो क्या है कि क्या हुआ? इस बार की बरसात में मेरी बनी बनाई फसल डूबकर बर्बाद हो गई। अब मैं आपको कैसे पैसे दूं? बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। बोलिए। मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर सकता हूँ अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे संग कर दो। लेकिन लाला जी, ये तो नाइंसाफी होगी। वरना मेरा ब्याज दे दो, तुम्हारी मर्जी। बलदेव और मीना सोचने लगे। तभी लाला बोला, तो इंसाफ करते हैं। मैं जमीन से 2 पत्थर उठाऊंगा, एक काला और एक सफेद। दोनों हम उस गड्ढे में डालेंगे और फिर मीना को उनमें से एक पत्थर बिना देखे निकालना होगा।
अगर काला पत्थर निकला तो मीना मुझसे शादी करेगी और मैं तुम्हारे कर्ज माफ कर दूंगा। और अगर सफेद पत्थर निकला तो मीना को मुझसे शादी नहीं करनी होगी और मैं फिर भी तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? बलदेव और मीना के पास दूसरा कोई और उपाय नहीं था। लाला नीचे झुका और उसने दोनों काले पत्थर उठाए। ये मीना ने देख लिया। लो, मैंने इसमें 2 पत्थर डाल दिए, एक काला और एक सफेद। अब तुम खुद ही चुनाव कर लो। मीना सोच में पड़ गई। अब मैं क्या करूं? अगर मैं लाला का सच सामने लाऊं तो पिताजी को उसे पैसे देने होंगे और अगर मैं पत्थर उठाऊं तो मुझे लाला से शादी करनी होगी। मैं क्या करूं? मीना ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने घड़े में हाथ डाला। बलदेव और लाला दोनों पत्थर का रंग देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन तभी मीना ने गिरने का नाटक किया और वो पत्थर जमीन पर दूसरे पत्थरों में मिला दिए। अरे ये क्या? अब कैसे पता चलेगा कि वो कौन से रंग का पत्थर था? आप नाराज मत होइए लाला जी, हम घड़े में बचे दूसरे पत्थर का रंग देखकर बता सकते हैं कि मैंने कौन सा पत्थर चुना था। अब लाला समझ गया। बलदेव ने घड़े के अंदर का दूसरा पत्थर निकाला और वो काला था। मतलब जो पत्थर मैंने चुना था वो सफेद ही था। यानी ना मुझे आपसे शादी करनी पड़ेगी और ना ही बाबा को आपके पैसे देने पड़ेंगे। बलदेव और मीना दोनों बहुत खुश हुए और लाला की तो नैया ही डूब गई। मीना ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचाई और अपने पिता का कर्ज भी माफ करवाया। इसलिए कहते हैं कि समझदारी ही हर समस्या का समाधान है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें